हेलो स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम लोग पहले चैप्टर की रिवीजन करेंगे। इसको जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट हम लोग रिवीजन कर लेंगे। ये रिवीजन सिर्फ एग्ज़ाम के लिए, आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं वैसे आप लोग पढ़ते रहिए। सपोर्टिंग में जो आपको नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है वो हम लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के जो कंसेप्ट है, जो मेथड उसको सॉल्व करने के लिए लगता है, वही सेम सेकंड चैप्टर में यूज़ करना है। हमको सेम मेथड यूज़ करने हैं डेरिवेशन के लिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो सबसे पहले जो बेसिक में हम लोग जो डील कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में चार टर्म्स हमको बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट द सब्जेक्ट। ये चार अल्फ़ाबेट्स ही आपको दिखेंगे, ई एच डी एंड बी। इसके अलावा सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं है। जो भी आप बुक खोल रहे हो, जो भी पेज खोलोगे, वहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में ही होगा। तो एक ब्रीफली देखते हैं कि क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक। माने क्या है कि जो रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड है और साथ में वो स्टैटिक है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट मूविंग। ये मूवमेंट नहीं हो रहा है इसका, ये एक जगह पर स्टिल है सिस्टम। मैग्नेटोस्टैटिक में क्या होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है लेकिन इसमें मूवमेंट कोई नहीं हो रहा। तो सबसे बेसिक जो फर्स्ट लॉ शुरू हो रहा है ये चैप्टर में, ये कूलोम्स लॉ। कूलोम्स लॉ में मैंने एनिमेशन वीडियो भी डाला है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ। एक बहुत सिंपल लॉ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, यहीं से आगे सारे डेरिवेशन शुरू होते हैं, तो इसको स्किप नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट इसका जो लॉजिक है वो न्यूटन्स लॉ पे बेस है। न्यूटन ने क्या दिया है, फोर्स बिटवीन टू मासेस दिया है, मास 1 या मास 2 है, कोई भी बॉडी हो चाहे यूनिवर्स पे, दे एक्सर्ट सम फोर्स ऑन ईच अदर। या तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा या तो रिपल्शन होगा, चाहे जो भी हो एक फोर्स होगा। तो ये फोर्स जो होगा, ये डिस्टेंस उसका मैटर करता है उसमें। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा। हम लोग भी अगर जब तक कोई चीज़ प्रॉक्सिमिटी में होती है उससे अटैचमेंट ज़्यादा होता है, जैसे ही डिस्टेंस बढ़ता है उसमें हम लोग को फोर्स कम होने लग जाता है। सेम चीज़ चार्जेस पे एप्लीकेबल है। यहाँ पे हम लोग को दो चार्जेस है, Q1 Q2, और उसमें कुछ डिस्टेंस है। तो ये इसमें जो फोर्स होगा वो कूलम्स लॉ से दिया जाएगा, और ये जो फोर्स होगा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके डिस्टेंस से। डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स कम हो जाएगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के। जितना चार्ज बढ़ेगा, जितना वैल्यू इसका बढ़ेगा उतना फोर्स वो लोग में बढ़ता जाएगा। तो ये चीज़ हो गई कूलम्स लॉ की। अब कूलम्स लॉ के स्टेटमेंट में क्या है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 यानी कि प्रोडक्ट चार्जेस का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये हो गया इसका। तब इक्वल टू लिखने के लिए हम लोग कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लेंगे के का एक फिक्स वैल्यू है, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो वैल्यू है ये जो मीडियम है उसके परमिशन से रिलेटेड होती है। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्योंकि हमारे जो चार्जेस है वो स्पेस में ऑपरेट हो रहे हैं, तो जिस तरह का मीडियम है, चाहे इलेक्ट्रिकल मीडियम है या फिर मैग्नेटिक मीडियम है, तो उसमें वो उसको मीडियम से कितना सपोर्ट मिल रहा है। तो ये जो वैल्यूज़ है ये डायरेक्टली आप फ़ोन के जो सिग्नल होते हैं उससे आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि आप अगर आपका क्लाउडी एटमॉस्फेयर है, क्लाउड से ज़्यादा है, तो क्या होगा, सिग्नल कम हो जाएगा। एटमॉस्फेयर के परमिटिविटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब कंबाइन होगी थर्ड चैप्टर में, वो बन जाएगा मोबाइल का सिग्नल। तो हर एक चीज़, मोबाइल सिग्नल के दो पार्ट है, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट, एक है मैग्नेटिक फील्ड पार्ट। तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट पढ़ रहे हैं। तो एक एंटीना से आप कितना दूर हो वो डिपेंड करेगा कि कितना फोर्स एंटीना लगा रहा है। आप मान लो कि आपका मोबाइल फ़ोन एक चार्ज है। थ्रू आउट आवर डिस्कशन चाहे पहला चैप्टर हो या दूसरा, आपको ये समझ लेना है कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो एक चार्ज है, और दूसरा चार्ज कहाँ पे है, एंटीना पे। तो जो मोबाइल टावर है, एंटीना है, वहाँ से कुछ फोर्स वो अप्लाई कर रहा है। वो फोर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अब ये हो गया कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन इज अगेन प्रोडक्ट ऑफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो ये जो वैल्यू है इसको हम लोग कैलकुलेट करके रख सकते हैं, और इसको डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर सकते हैं। न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है हमको, एप्सिलॉन आर हम लोग 1 ले लेंगे। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कैलकुलेट करके
इसको आपको याद रखना है, इसको एग्जाम्पल में यूज़ करना है। तो फाइनल एक्सप्रेशन हो गया कूलम्स लॉ का F इज इक्वल टू Q1 Q2/4πε0r²। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब हम लोग को क्वेश्चन कभी एग्जाम में क्या आता है कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्मेट में कूलम्स लॉ क्या है। तो वेक्टर फॉर्मेट में क्या फ़र्क होता है, हमने जो वैल्यू देखी वो है स्केलर। वेक्टर में सिर्फ एडिशनल ये आ जाएगा कि उसमें डायरेक्शन ऐड हो जाएगी। तो हम लोग का जो पहला इक्वेशन था Q1 Q2/4πε0r², उसमें हमको डायरेक्शन ऐड करना है। तो नॉर्मली बुक में एक कैप या एयर कैप से डायरेक्शन दी हुई होती है, तो आप एयर कैप यहाँ पे कंसिडर कर लोगे, राइट। तो ये हो गया कूलम्स लॉ और उसका वेक्टर क्वांटिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पहले तो फील्ड का मीनिंग सबको याद रखना है। फील्ड यानी कोई भी वो जगह जहाँ पे बहुत सारे फोर्सेस एक साथ वर्क कर रहे हैं कुछ अचीव करने के लिए। आप अगर ग्राउंड में खेल रहे हो तो वो भी आपका एक फील्ड है, फील्ड ऑफ क्रिकेट, फील्ड ऑफ फुटबॉल, क्लासरूम भी फील्ड ऑफ स्टडी है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग जब फोर्सेस अप्लाई करते हैं कोई एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, वो होता है फील्ड। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्सेस होंगे। तो जहाँ भी फोर्सेस होंगे वहाँ पे या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। तो हमारे पास फोर्सेस किसके बीच हमको कैलकुलेट करना है, चार्जेस के। तो चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। अगर अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के पास है तो वो लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर सिमिलर चार्जेस है तो रिपेल करेंगे। एक बहुत सिंपल नेचर्स लॉ है। तो अब ये जो फील्ड का डेफिनेशन है, फील्ड के डेफिनेशन में जो चार्ज है ये एक दूसरे पे कैसे फोर्स अप्लाई कर रहा है। सपोज पॉजिटिव चार्ज है तो इसके फोर्स लाइन, ये जो फोर्स लाइन है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। ये हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं हर तरफ से, जैसे सूरज से रोशनी सब तरफ चारों डायरेक्शन में परपेंडिकुलर निकलेगी, वैसे ही एक चार्ज से चारों तरफ इसके जो लाइन्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के वो परपेंडिकुलर निकलेंगे। पॉजिटिव है तो ये आउटवर्ड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, अगर निगेटिव है तो इनवर्ड देगा। अब अगर दो चार्जेस है स्पेस में, पॉजिटिव निगेटिव या और एक पॉजिटिव है, तो क्या होगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा क्यू को, यहाँ से बाहर जा रहे परपेंडिकुलर लाइंस, और निगेटिव क्यू में अंदर की तरफ आ रहे हैं तो उसके सरफेस पे वो परपेंडिकुलर होगा। तो इन दोनों में अट्रैक्शन होगा और इन दोनों में भी अट्रैक्शन होगा। तो अब ये दो फोर्सेस, दो चार्जेस इस पे अप्लाई करेंगे फोर्स। तो अब जिसका फोर्स स्ट्रांग होगा वो उस तरफ उसका इंक्लाइनेशन होगा। दैट इज द पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। हमको अलग अलग चार्जेस के पोजीशन दिए होते हैं एग्जांपल में और हमको उसको कैलकुलेट करना होता है। तो अब यहाँ पे जैसे हमने इसका एक जूम वर्जन देख सकते हैं, यहाँ पे एक चार्ज है, चार्ज एक पॉइंट है, बहुत छोटा पॉइंट होता है। हम उसको जूम वर्जन में देखेंगे तो क्या लगेगा, एक स्फीयर जैसा लगेगा। अर्थ को भी अगर श्रिंक कर देंगे तो एक पॉइंट बन जाएगा। स्पेस में हम लोग को जो दूसरे जो प्लैनेट्स है, जो सारे चीज़ें एक पॉइंट के शेप में नज़र आते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसका शेप एक स्फेरिकल शेप होता है। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होती है। ये कंसेप्ट हमको याद रखना है। सो मैं इसको बैटरी कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, सो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो सोर्स से निकलती है, वो सोर्स से निकल के चारों तरफ जाती है। अब यहाँ पे अगर मोबाइल टावर हम लोग कंसिडर करेंगे तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों भी बाहर की तरफ जाएंगे। जहाँ पे सोर्स है वहाँ पे इसका वैल्यू कुछ नहीं होगा। इसका सोर्स सपोज एंटीना क्या होता है, एक वायर, एक सिंपल ओपन कंडक्टर भी एक एंटीना की तरह ट्रीट हो सकता है। तो वहाँ से जो एंड है, जो क्लोजिंग एंड है, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वायर, वहाँ से भी वेव्स बाहर आ सकती है। तो ये जो पर्टिकुलर कंडक्टर है इसके अंदर कोई भी सिग्नल नहीं होगा। तब ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना फोर्स हम पर चार्ज लगा रहे हैं, कितना फोर्स एक चार्ज पे लग रहा है, इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कितना मोबाइल टावर से सिग्नल आ रहा है या कितना एक चार्ज दूसरे चार्ज पे लगा रहा है, वो उसका कैलकुलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज़ वेरी सिंपल। तो जो फोर्स हमने कूलम्स लॉ से कैलकुलेट किया है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट फोर्स पर चार्ज, कितना फोर्स चार्ज पे लग रहा है। तो अब यहाँ से फोर्स का और एक इक्वेशन क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो फोर्स इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहाँ पे अगर हम लोग फोर्स का वैल्यू रख देंगे तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन मिल जाएगा। तो उससे पहले हम लोग एक चीज़ देखते हैं। अब इस चैप्टर में मेनली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। एक चार्ज माने क्या है,
एक पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हम लोग बोल रहे हैं। नॉर्मली हम लोग जो सर्किट्स में यूज़ करते हैं वहाँ पे कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन क्या है? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो भी एक चार्ज है, कंडक्टर में फ्लो करता है। अब अगर आप सेमीकंडक्टर्स का कंसिडर करेंगे तो उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन हम कंसिडर करते हैं निगेटिव चार्ज और होल एज पॉजिटिव चार्ज। तो वी हैव पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस। लेकिन ये चार्जेस जो हम लोग यूज़ करते हैं, सपोज एंटीना में यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या पैटर्न में चार्जेस हो सकते हैं? एक सिंगल चार्ज यानी कि एक सिंपल पॉइंट है, एक छोटा सा पॉइंट इज नथिंग बट ए सिंगल चार्ज। उसके बाद अगर ये चार्जेस हम लोग कंटिन्यूसली एक साथ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? एक लाइन बन जाएगी चार्जेस की, यानी कि कंडक्टर। कंडक्टर में अगर बहुत सारे चार्जेस होंगे एक लाइन में तो इसको क्या बोलेंगे? लाइन चार्ज। तो सिंगल चार्ज होगा, या अगर बहुत सारे चार्जेस एक लाइन में तो लाइन चार्ज होगा। अब कुछ एंटीना होते हैं जो आपके सर्किट बोर्ड पे होते हैं, प्रिंटेड होते हैं एंटीना। वहाँ पे अगर सपोज ऐसे शेप में चार्जेस है, ऐसा हम लोग का कंडक्टर है स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगुलर शेप में जो सिर्फ एक प्लेन है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। कि एक अकेला चार्ज है तो उसकी डेंसिटी नहीं है, एक से ज़्यादा जब बढ़ जाएंगे तो मतलब उसकी कुछ क्वांटिटी है। डेंसिटी यानी क्या? उसकी कुछ क्वांटिटी है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पर्टिकुलर लाइन में या सरफेस में। अगर हम लोग वॉल्यूम कंसिडर करेंगे कि इस वॉल्यूम में पूरा चार्ज भरा हुआ है तो उसके अंदर जो क्वांटिटी है, जो उसका डेंसिटी है, उसको क्या बोलेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग ये चार पॉसिबल चीज़ों से कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो एक अकेला पॉइंट किसी पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, या कोई लाइन एंटीना है वो किसी पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। फोर्स एक्सर्ट कर रहा है मतलब क्या? वो उसका उतना सिग्नल उसको दे रहा है। वैसे ही अगर सरफेस प्लेन शेप का कोई एंटीना है तो वो अगर यहाँ पे मैं इसको कुछ पावर दे रहा हूँ, यहाँ पे कुछ सर्किट है मेरा, यहाँ से कुछ सिग्नल निकल रहा है, तो किसी दूसरे पॉइंट पे कहीं और वो कितना उसका इफेक्ट है, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सेम चीज़ हमको रिपीट करनी है नेक्स्ट चैप्टर में इन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सो यहाँ पर हम लोग को ये चार पॉसिबल वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब ये जो है, इसके अलावा हम लोग को क्या मिलता है? यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं डेंसिटी की, डेंसिटी ऑफ पर्टिकुलर थिंग। तो अब इसके साथ हमको ई के साथ और एक कंसेप्ट देखेंगे, इसको थोड़ी देर बाद देख लेंगे। डायरेक्शन ऑफ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? कोई भी सर्किट में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होती है पॉजिटिव टू निगेटिव। अगर बैटरी सोर्स है तो बैटरी सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल तक इसका डायरेक्शन होगा। अगर कैपेसिटर है, उसका एक प्लेट पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, तो पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट तक उसका सिग्नल जाएगा। वैसे ही रेजिस्टर में जहाँ पॉजिटिव होगा जहाँ निगेटिव होगा वहाँ से उसका वो डायरेक्शन में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चला जाएगा। एक सिंपल इसका मेथड है। अब इसके अलावा हमको क्या याद रखना है? जो बेसिक छोटे पॉइंट्स है जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड कंडक्टर जीरो होती है। जैसे मैंने बोला कि एक कहावत भी होती है, चिराग तले अंधेरा। वैसे ही अगर मोबाइल टावर है, वहाँ से सिग्नल चारों तरफ जाते हैं लेकिन टावर के अंदर कोई सिग्नल नहीं होगा। inside that particular conductor there is no signal because it is exerting outside। तो यहाँ पर भी क्या होगा? जो चार्जेस होंगे, पहली चीज़ तो चार्जेस जो सारे होंगे वो इंटरनल पार्ट से डिसअपियर होके उसके सरफेस पे अपीयर हो जाएंगे। इसको रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमेशा सरफेस पे चार्जेस होते हैं और वहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होती है। लेकिन इनसाइड द कंडक्टर चार्ज वैल्यू भी ज़ीरो होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़ीरो होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वी हैव टू रिमेंबर। सो इनसाइड कंडक्टर Q इज ऑल्सो ज़ीरो एंड E इज ऑल्सो ज़ीरो। अब इसके बाद एक एक हम लोग डेरिवेशन देखेंगे। डेरिवेशन के स्टेप्स बहुत सिंपल है, सबके सेम होते हैं और सेम हमको सेकेंड चैप्टर में भी यूज़ करने हैं। तो अगर हम लोग एक अच्छे से समझ जाएंगे तो सेम हम लोग सब सारे चैप्टर्स में, दोनों चैप्टर्स में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो पॉइंट चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज है मतलब एक तो सिंगल चार्ज है, बहुत सिंपल है, इसमें हम लोग को कोई डेरिवेशन इंटीग्रेशन का कोई ज़रूरत भी नहीं है। इसका सिंपल फार्मूला जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर चार्ज, वही डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे, फोर्स की जगह कूलम्स लॉ लगा देंगे। अब यहाँ पे हो सकता है कि एक पॉइंट एग्जर्ट कर रहा है या बहुत सारे पॉइंट एग्जर्ट कर रहे हैं या एक पॉइंट कई सारे पॉइंट पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। एग्जाम में कोई केस होगी कि 2 पॉइंट दिए है और वो पर्टिकुलर तीसरे पॉइंट पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है एंड फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नो मैटर, एक बार आपको इसके स्टेप्स हम लोग समझ गए तो हम लोग फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स का क्या है फॉर्मूला? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। वही हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा तो क्या होगा? यही फॉर्मूला डिवाइडेड बाय
अनदर गिव फोर्स पर चार्ज, और डी का भी वैसे ही होगा, हम लोग आगे देखेंगे। तो ऐसे डिफरेंट केसेस होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, फोर्स पर चार्ज, फोर्स का ये हम लोग का फॉर्मूला ऑलरेडी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर चार्ज, तो यहाँ पे Q1 Q2 दो चार्जेस है फॉर एग्जांपल, और डिवाइड बाय 4πε0 r स्क्वायर, तो पर चार्ज, तो इसके नीचे और एक Q आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स पर चार्ज, तो एक Q कैंसिल होके तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू Q बाय 4πε0 r स्क्वायर। तो ये क्या चीज है, ये पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन है, राइट। सिंगल चार्ज, Q अकेला चार्ज है तो यहाँ पे ऊपर Q आ गया। तो हर एक चीज में क्या होगा, यहाँ पे फर्क क्या आएगा सब में, अगर लाइन चार्ज है तो लाइन चार्ज में भी फॉर्मूला सेम हम लोग यूज कर सकते हैं। हमको चेंजेस कहाँ करना है, लाइन चार्ज में अकेला Q नहीं होगा, लाइन चार्ज में होंगे बहुत सारे चार्जेस विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ सिंगल लाइन। तो वो लाइन पे जितने चार्जेस है उसका डेंसिटी हमको वहाँ पे रखना होगा। तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डेंसिटीज हम लोग अगर लाइन चार्ज है तो उसको रो एल से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर सरफेस चार्ज है तो उसको रो एस से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर वॉल्यूम है तो उसको रो वी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब यहाँ पे इसको हम लोग रो एल, रो एस, रो वी एक चीज़ से रिप्लेस करना है क्योंकि अकेला चार्ज नहीं है। तो और दूसरी चीज़ हमको क्या करनी पड़ेगी देखेंगे। तो अब अगर लाइन चार्ज कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, तो लाइन हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन है, या वो जिगजैग लाइन है, या जो भी है कंडक्टर है उसका या तो फाइनाइट लेंथ होगा या इनफाइनाइट लेंथ होगा, या आपको एग्जामिनर अलग शेप कंसिडर करने बोल सकता है कि सर्कुलर रिंग कंसिडर कर लो या स्क्वायर रिंग कंसिडर कर लो या कोई भी ऐसे शेप कर लो। अल्टीमेटली है ये सारे लाइन, तो लाइन इंटेंसिटी का जो डेरिवेशन है वही सब पे एप्लीकेबल होगा। तो जो रो एल है, जो हम लोग बात कर रहे हैं कि चार्ज डेंसिटी ऑफ लाइन रो एल, तो हर एक डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है कि इट इज गिवन बाय द कॉस पर द डिस्कॉस पर सरफेस चार्ज और लेंथ। तो अब हर एक चीज़ जो बनी है, सपोज चार्ज डेंसिटी है तो इसका कॉस कौन है, कॉस यानी जिसने इसको बनाया है, चार्ज डेंसिटी को बनाया चार्ज ने, तो चार्ज पर लेंथ, कंडक्टर में क्या होता है, लेंथ होता है, कितना चार्ज फैला हुआ है उस पर्टिकुलर कंडक्टर में, दैट इज नथिंग बट चार्ज डेंसिटी। तो रो एल क्या होगा फॉर्मूला, Q बाय एल। तो अब यहाँ पे हम लोग को इसको यूज़ करना है। अब यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी माने क्या, सब तरफ सेम चार्जेस है, ये हम लोग का एक कॉमन एज्यूम्पशन होता है कि चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन द सरफेस। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी क्या होगा, कहीं कम चार्जेस है कहीं ज़्यादा चार्जेस है, मगर मैथमेटिकली हम लोग कंसिडर करते हैं कि चार्जेस आर इक्वल एवरीवेयर। तो हमारे पास चार्जेस है और वो लाइन में है, ये डेंसिटी का कंसेप्ट है, ये अगले किसी वीडियो में भी है, आई विल शेयर दैट लिंक। तो डेंसिटी में क्या होता है कि ये जो भी डेंसिटी है, सपोज यहाँ पे लाइट है, तो अब ये जो लाइट है, लाइट डेंसिटी है, तो ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, लाइट के। यहाँ पर आप बल्ब बड़ा कर दोगे 10 वाट 20 वाट 60 वाट, जैसे इसका वेटेज बढ़ाओगे यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ेगा। अब अगर ये टॉर्च आप लेके पास जाओगे तो क्या होगा, इसका एरिया तो कम होगा लेकिन इसके अंदर जो इसका ब्राइटनेस है वो बढ़ता जाएगा। तो ये दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ और एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रिएटर कॉस। लाइट का कॉस क्या है, इस पर्टिकुलर ब्राइटनेस का लाइट, तो इट विल बी लाइट पर एरिया। वैसे ही अगर लाइन चार्ज है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, कितना लेंथ बढ़ेगा चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगा, और अगर चार्ज बढ़ेगा तो रो एल बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ेगा तो रो एल कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो दिस इज अबाउट द डेंसिटी। सारे डेंसिटी को सेम हम लोग लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। तो अब अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेंगे फाइनाइट लेंथ लाइन का, तो हमको क्या करना है, एक लाइन कंसिडर करनी है एक्स वाई जेड, इसको आप सिंपल लाइन बना सकते हो एग्जाम में ऑन पेपर। एक स्ट्रेट लाइन, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस आपकी तरफ आ रही है हमेशा, इन द एक्सप्लेनेशन वी ड्रॉ इट इन द वे दैट एक्स एक्सिस इज कमिंग टुवर्ड्स यू एंड वाई एक्सिस इज बिलो द लाइन। सो इसमें हम लोग को एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन कंसिडर करना है हमेशा। सोर्स क्या होगा, जहाँ से हमको उसका सिग्नल आ रहा है या उसका फोर्स आ रहा है, और डेस्टिनेशन क्या होगा, जिस पे फोर्स आ रहा है। तो इसको आप समझ लो कि आपका मोबाइल फ़ोन है और ये है एंटीना टावर। तो इस टावर पे इसका कुछ लेंथ होगा, कुछ इस कंडक्टर का कुछ फाइनाइट लेंथ है, 5 मीटर 10 मीटर या 15 मीटर, जो भी इसका लेंथ है। इस पूरे लेंथ से कुछ इफेक्ट आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स पर चार्ज, सपोज आपके मोबाइल पे।
तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे आप मैथमेटिकली? पूरे लाइन का कैलकुलेट करने से पहले आप एक उसके कंडक्टर पे एक शॉर्ट डिस्टेंस कंसिडर कर सकते हो कि ये कितना है। एक डीएल लेंगे, एक सैंपल, इसका एक सैंपल लेके पहले उसका कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। तो अब छोटे पार्ट का जब हम इसका कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको पूरी लाइन का इफेक्ट मिल जाएगा, पूरे कंडक्टर या पूरे एंटीना का इफेक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या है पैरामीटर्स, कि अगर एक सोर्स है, एक डेस्टिनेशन है, तो उन लोग में कुछ डिस्टेंस होगा आर बार, सोर्स के पॉइंट्स कुछ होंगे और आपके डेस्टिनेशन के पॉइंट्स कुछ होंगे। ये समझना इंपॉर्टेंट है, ये सारे एग्जाम्पल में इसका एक स्टेप होता है। तो अब ये डिफरेंशियल लेंथ हमने कंसिडर की है। अब डिफरेंशियल लेंथ कौन से एक्सिस पे हम कंसिडर कर रहे हैं? जेड एक्सिस पे, तो इसको हम लोग डी जेड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट दोनों के फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम लोग जेड एक्सिस पे है तो ये पॉइंट है, अब सपोज ये लाइन जो है इसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? इस लाइन पे आपका, अगर सपोज हम लोग सपोज करेंगे आर थीटा, आर फाई जेड, बुक में आर फाई जेड है तो आप भी वही यूज़ करिए। तो आर माने क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस आर क्या होगा? ये लाइन पे ही हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग समझने के लिए इसको एक्सटेंड किया है कंडक्टर को, लेकिन ये लाइन इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सिस। तो यहाँ पे रेडियस कुछ हमको कंसिडर नहीं करना है, रेडियस इज 0 है ऑन दिस पर्टिकुलर एक्सिस। उसके बाद यहाँ से कुछ एंगल से ये इफेक्ट डाल रहा है, आपका पॉइंट यहाँ पे होगा या आप यहाँ पे होगे या कहीं और होगे, तो यहाँ पे एक एंगल आपको कंसिडर करना है, उसको हम लोग फाई कंसिडर करेंगे। और इसका कुछ हाइट है, ग्राउंड से इसका कुछ हाइट है, दैट विल बी द हाइट z। सो वी हैव 3 सोर्स पॉइंट 0, फाई, z। ये सोर्स पॉइंट्स है। वैसे डेस्टिनेशन के क्या पॉइंट्स है? से यहाँ पे एक रेडियस होगा r के, क्योंकि इसको कोई पॉइंट रेडियस है, अगर सेम लाइन पे रहेगा तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा इसका रेडियस है r, और दूसरा एंगल भी है फाई, लेकिन इसको हाइट नहीं कंसिडर किया है। अब डेरिवेशन के लिए, सिंपल डेरिवेशन होने के लिए ये पॉइंट हमेशा हम लोग यहाँ पर सरफेस प्लेन पे नीचे ग्राउंड पे कंसिडर करते हैं। तो यहाँ ग्राउंड पे कुछ हाइट होगा क्या? 0 होगा। ग्राउंड से हर कैलकुलेशन शुरू होता है 0, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर z का वैल्यू होगा 0। तो ये हमारे सोर्स और डेस्टिनेशन पॉइंट्स है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट किया है, पॉइंट चार्ज का क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। अगर डायरेक्शन का ऐड करना है तो सिंपली AR कैप ऐड करना है। तो अब ये हो गया इसका फॉर्मूला। अगर अब इसको हम लोग इस छोटे से पार्ट का कंसिडर करना है, डिफरेंशियल लेंथ का, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? छोटे से डिफरेंशियल लेंथ से छोटा सा डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई होगा और उससे डिफरेंशियल चार्ज मिलेगा। तो यही फॉर्म में, डिफरेंशियल फॉर्म में, इसको छोटे पार्ट के लिए कैसे लिखेंगे? इसको d इज इक्वल टू डी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो अब डी क्यू क्या है? हम लोग क्या बोल रहे हैं? रो एल इज नथिंग बट चार्ज पर लेंथ, ये फॉर द होल लाइन। अगर डी क्यू और डी एल आर द डिफरेंशियल लेंथ, तो रो एल क्या हो जाएगा? रो एल इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी एल। तो डी क्यू क्या मिल जाएगा हमको? इज नथिंग बट रो एल डी एल, राइट। तो अब यहाँ पे Q की जगह सिर्फ हम लोग को रो एल के फॉर्म में लिख देना है। तो हमेशा क्या रखना है यहाँ पे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लाइन चार्ज है तो ये तो सिंपल आपका जो पॉइंट फॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो अब यहाँ पे चार्ज है, अगर सिंगल चार्ज है तो ये फॉर्मूला है, अगर लाइन है तो इसकी जगह क्या डालना पड़ेगा? लाइन डेंसिटी। तो उसके लिए कैसे रिप्लेस करेंगे हम लोग? रो एल डी एल, राइट। तो अब अगर ये आप इमेजिन करिए, अगर ये सरफेस है तो इसकी जगह क्या डालना पड़ेगा? इसकी जगह रो एस डी एस, सरफेस डेंसिटी ऑफ सरफेस डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड डिफरेंशियल सरफेस। डीएल की जगह सरफेस आ जाएगा क्योंकि वहाँ पे लाइन नहीं होगी, वहाँ पे एक प्लेन सरफेस होगा। अगर वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पे? रो वी डी वी। बस ये डिफरेंस है। अब इसको क्या करना है? अब ये आ गया तो इसको बस इंटीग्रेट करना है। तो इसमें पहले तो इंटीग्रेशन के लिमिट्स हम लोग फाइंड डालने पड़ेंगे। जो इंटीग्रेट करके यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा वो होगा एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज, राइट। तो अब यहाँ पे लेंथ डाली नहीं है। अब यहाँ पे अगर आपकी लेंथ दी हुई होगी सपोज फ्रॉम 0 मीटर टू 5 मीटर, तो आप वो डाल के इसको इंटीग्रेट कर लोगे, राइट। तो अब इनफाइनाइट होगा तो क्या फ़र्क होगा? यहाँ तक सारे स्टेप्स सेम होंगे, बस यहाँ पे इनफाइनाइट होगा तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इसका
इंटीग्रेशन का लिमिट आ जाएगा। जैसे अब ये दूसरा केस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, तो यहाँ पे फ़र्क क्या होगा, वही है, हम लोग को पूरी लाइन है, लेकिन इस बार हम लोग इनफाइनाइट लाइन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी पे कंसिडर करेंगे। यहाँ से फिर से एक छोटा सा सैंपल लेंगे, डिफरेंशियल लेंथ लेंगे, z पे है तो उसको डी जेड बोलेंगे, सोर्स एंड डेस्टिनेशन पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे, फिर सारे डेरिवेशन को सेम स्टेप्स रिपीट करके हम लोग को उसका एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को एग्जाम्पल्स में कैसे सॉल्व करना पड़ता है, हमको यहाँ पे एक चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ती है, आर स्क्वायर। यहाँ पे एक तो डायरेक्शन है और ये पोजीशन वेक्टर बोलते हैं इसको। कभी कभी एक एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन आता है कि पोजीशन वेक्टर एक्सप्लेन करिए, तो इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। पोजीशन वेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को एक फॉर्मूला है, सिंपल मेथड है, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं डेस्टिनेशन पॉइंट्स माइनस सोर्स पॉइंट। तो अब इसका एक एग्जांपल पूरा डेरिवेशन में देख लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को सरफेस सॉरी हम लोग का सोर्स कहाँ पे है, ये लाइन पे है, क्योंकि लाइन अप्लाई कर रही है फोर्स, यहाँ से सिग्नल आ रहा है, और ये कौन है, डेस्टिनेशन है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ के पॉइंट्स हमारे पास है और यहाँ के भी पॉइंट्स हमारे पास है। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब यहाँ पे देखिए, अब आर बार क्या है, ये डिस्टेंस वेक्टर है फ्रॉम पॉइंट टू दैट पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। तो सोर्स और डेस्टिनेशन ये दोनों के बीच में जो है ये पी पॉइंट है और ये हम लोग का सोर्स है, इन दोनों के बीच में क्या है, ये वेक्टर आर। तो ये अभी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, डेस्टिनेशन कोऑर्डिनेट्स माइनस सोर्स कोऑर्डिनेट्स करना है। तो पॉइंट हम लोग का डेस्टिनेशन कहाँ है, जो लाइन है उस पे है, जो लाइन है उस पे क्या है कोऑर्डिनेट्स, जो लाइन है इस पे 0 माइनस थीटा माइनस जेड है। थीटा की जगह आप फाई लेना है, क्योंकि आप जो बुक रेफर कर रहे हो उसमें ये फाई है। तो अब सपोज 0 माइनस थीटा माइनस जेड है। अब इसके ये डेस्टिनेशन है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, तो क्या मिल जाएगा, क्या बच जाएगा, सो वी हैव पॉइंट्स पी कोऑर्डिनेट्स माइनस डेस्टिनेशन माइनस सोर्स। तो हम लोग को क्या आ जाएगा, आर ए आर कैप। ये या तो आप आर लिख दो अगर आपकी बुक में आर है, तो अगर आर नहीं है, रो है, तो आप रो लिख लो। तो सपोज ये रो या आर माइनस 0, तो आर ए आर कैप, फिर ये थीटा थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, z बच जाएगा। तो हम लोग क्या, दो कंपोनेंट बचेंगे, r और z। तो इसको ये यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाएगा, r बार इज इक्वल टू आर ए आर कैप माइनस जेड ए जेड कैप। तो सिमिलर वे, अब ये वेक्टर है, r बार वेक्टर है, तो इसके इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो हर एक वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। तो यहाँ से हम लोग ए आर कैप का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, ए आर कैप इक्वल टू लिखना है तो आर बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर बार। तो ये हो जाएगा ए आर कैप इज इक्वल टू आर बार बाय मॉड डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर बार। तो मॉड ऑफ आर बार कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा है आर आया हुआ ये है आर ए आर कैप माइनस जेड ए जेड कैप। तो इसको हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इसका हमको मॉड ऑफ आर बार मिल जाएगा, दैट इज मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से ये मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट। तो अब यहाँ पर क्या है, हम लोग को, हमारे पास आर है, हमारे पास मॉड ऑफ आर बार है, तो ए आर कैप क्या होगा, ए आर कैप इज नथिंग बट आर कैप बाय मॉड ऑफ आर। तो ये वैल्यू यहाँ से इसकी यहाँ की वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ की वैल्यू इधर ले लेंगे, तो ए आर कैप क्या हो जाएगा, आर ए आर कैप माइनस जेड ए जेड कैप बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अब इन वैल्यूज़ को हम लोग को क्या करना है, सिंपली हम लोग के एक्सप्रेशन में रखना है। कौन सा एक्सप्रेशन था हमारा, डी इज इक्वल टू डी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ए कैप। तो यहाँ पे डी क्यू की जगह क्या लिखना है हमको, रो एल डी एल, राइट। इसको बाद में स्टेप में लिखेंगे। और आर स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, आर हम लोग का क्या है, दिस वन आर ए आर कैप
माइनस जेड ए जेड कैप। तो आर स्क्वायर की जगह पर ये आ जाएगा और ए आर कैप की जगह पे क्या आ जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके हम लोग लिमिट्स पुट कर देंगे इंटीग्रेशन में, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब ये वैल्यू यहाँ पे अभी तक डी क्यू लिखी हुई है, लेकिन हमको फाइनली क्या चेंज करना पड़ेगा उसको, रो एल डी एल। राइट, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के मेथड्स हम लोग के, आपको जो भी बुक्स यूज़ कर रहे हो उसमें अलग अलग होंगे, आप यूज़ उसको कर लोगे। ये एक जनरल स्टेप है, हमको फॉर्मूलेट इसका स्टेप्स याद रखना है। एंड फार्मूला आप अगर आप याद रख दोगे और बीच के स्टेप्स अगर आपके थोड़े बहुत मिस भी हो रहे हैं तो आपको आंसर के मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये फाइनल सॉल्व करके हमको मिलता है रो एल बाय 2πr एप्सिलॉन नॉट ए आर कैप। ये हो गया एक इनफाइनाइट लाइन का। अगर आपका एग्जाम में सर्कुलर रिंग आ रहा है तो आपको क्या कंसिडर करना है कि वहाँ पे एक सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग आपका सोर्स है। अब डेस्टिनेशन आप कहीं और कंसिडर कर लो, फॉर एग्जांपल आप इसको जेड एक्सिस पे करोगे तो अब क्या हो जाएगा, सिर्फ सोर्स पॉइंट डेस्टिनेशन पॉइंट चेंज है, तो सिर्फ जो हमारा वैल्यू था आर का वो चेंज हो जाएगा। तो इस बार आर क्या होगा, पहले हम लोग का आर ए आर कैप माइनस जेड ए जेड कैप था, तो अब सोर्स की जगह डेस्टिनेशन हो गया, डेस्टिनेशन की जगह सोर्स हो गया। तो ये पॉइंट्स माइनस ये पॉइंट्स करने पे हम लोग को माइनस आर ए आर कैप आ जाएगा प्लस जेड ए जेड कैप आएगा। बाकी सारे स्टेप्स हमको सेम फॉलो करना है, इंटीग्रेशन करना है और उसको जो भी वैल्यू लास्ट में आ रही है उसको हम लोग को रीच करके उसको आंसर सॉल्व करना है। अब सरफेस चार्ज में क्या होगा, सरफेस चार्ज में हमको लाइन की जगह सरफेस कंसिडर करना है, तो सरफेस हम सिंपली कंसिडर करेंगे ऑन प्लेन सरफेस। अब यहाँ पे सोर्स सरफेस है और डेस्टिनेशन पॉइंट कहाँ कंसिडर करेंगे, इस पे। फिर सेम हमको कूलम्स लॉ यूज़ करना है, दैट इज से कूलम्स लॉ से डी क्या आ गया, डी क्यू बाय 4π एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यहाँ पे डी क्यू की जगह क्या लिखना पड़ेगा, रो एस डी एस। आर स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं आर स्क्वायर, डेस्टिनेशन पॉइंट्स माइनस सोर्स पॉइंट्स। उसके बाद ए आर कैप का क्या फॉर्मूला है, ये यहाँ से आ जाएगा, ये है पूरा इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से ए आर कैप इज इक्वल टू से वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, तो वो कैलकुलेट करके हमको वहाँ पर उसकी वैल्यू डालनी है। तो यहाँ पे पहले तो हमने रो एस डी एस लगा दिया डी क्यू की जगह पे, फिर हम आर स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं, डेस्टिनेशन पॉइंट्स माइनस सोर्स पॉइंट्स, यहाँ पर ये आ गए। अब ये वैल्यूज से हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ए आर कैप यूनिट डायरेक्शन भी बोलते हैं इसको, इज इक्वल टू वेक्टर बाय मॉड ऑफ वेक्टर। तो ये जो दो वैल्यू आ गई है सिंपली यहाँ पे हमको रख देनी है। तो ये सारी वैल्यू इसमें डाल देनी है, इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए अलग अलग बुक में अलग अलग मेथड दिए हुए, आप जो भी आपका सिंपल मेथड है वो याद करना है, लेकिन जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन है वो आप सबको याद करना है। आप डेरिवेशन स्टार्ट इंटीग्रेशन करते करते जहाँ तक आप सॉल्व कर सकते हो कर लीजिए, उसके बाद आपको जो एंड एक्सप्रेशन है वो आपको लिख देना है। तो ये हो गया अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी है, तो उससे रिलेटेड है गॉस लॉ, इसका भी पावर लो है, इसका चार्जिंग होने तक मैं ये वीडियो आप लोग को अपलोड कर देता हूँ।